मैं एक व्यापारी था। मैं दिल्ली से माल लाकर अपने शहर देहरादून में सप्लाई करता था। एक बार मैं अपने 4-5 साथियों के साथ दिल्ली सामान लेने गया। मैं जब दिल्ली सामान लेने गया तो वापसी के समय मौसम खराब हो गया। हल्की हल्की बरसात से मौसम ठंडा हो चला था। हवा तेज नहीं थी। शाम गहरा गहराती जा रही थी। दिल्ली से देहरादून जाने वाली बसें एक एक करके रवाना हो रही थी। दिल्ली बस अड्डे पर आज भीड़ नहीं थी। दिल्ली से देहरादून जाने वाली बस आधी ही भरी थी। 7 बज चुके हैं। सूरज डूब चुका था। बस की रवानगी का समय हो चला था। 10 मिनट में इंतजार करने के बाद बस कंडक्टर ने सीटी बजाई। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। गियर लगाते ही बस लहराकर भीड़ काटते हुए बस अड्डे का गेट पार कर बाहर आई और रिंग रोड की चौड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। बस की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ हल्की हल्की बरसात भी तेज बरसात में बदल गई। बस के सामने के शीशों पर लगे वाइपर भी तेजी से चलने लगे। कुछ दूर आगे आते आते 7:30 बज चुके थे। वहाँ पर आधा मिनट के लिए बस रुकी। 4-5 सवारियाँ भी चढ़ी। पर बस अभी भी पूरी तरह से नहीं भरी थी। बस आगे बढ़ी। बरसात बदस्तूर जारी थी। हवा भी तेज होती जा रही थी। एक बस स्टैंड पर बस 5 मिनट के लिए रुकी। भारी बरसात के चलते बस स्टैंड सुनसान था। दिल्ली पार होते होते बरसात भयंकर तूफान में बदल गई। 20 मिनट बाद बस एक गांव के पास पहुंची। वहां बड़े बड़े ओले गिरने लगे थे। साथ ही आंधी भी चलने लगी थी। सड़क के दोनों किनारे खड़े कमजोर पेड़ हवा के जोर से तड़ तड़ कर टूटे और सड़क पर गिरने लगे। बस का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। सारा रास्ता जो बंद हो गया था। ड्राइवर ने बस रोक दी और इंजन भी बंद कर दिया। जल्दी ही बस के पीछे तमाम दूसरी गाड़ियों की कतार भी लग गई। अब भीषण बरसात तूफान में बदल गई। क्या करें? वहां जाएं? दिल्ली से देहरादून का रास्ता महज 8 घंटे का सफर था। ज्यादातर मुसाफिर यही सोच कर चले थे कि रात के 2 बजे तक वे अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। अब तो यही रात के 12 बज गए थे और उनके पेट भूख से बिलबिला रहे थे। सबने मोबाइल फोन से अपने अपने परिवार वालों को कहा कि वे खराब मौसम के चलते रास्ते में फंसे हुए हैं। मगर बस के मुसाफिर कब तक सब्र करते? खाने का इंतजाम नहीं था। पानी के लिए सबका गला सूख रहा था। जहाँ बस रुकी थी वहाँ एक गांव था। खराब मौसम के चलते वहाँ रात को कोई दुकान नहीं खुली थी। कहीं कोई हैंड पंप पीओ वगैरह भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ एक गुरुद्वारा है। इसमें कभी गुरु तेग बहादुर ठहरे थे। गुरुद्वारे में हमें जगह मिल जाएगी। एक मुसाफिर ने कहा। बस की सवारियों का जत्था गुरुद्वारे के सामने फाटक पर पहुंचा। मगर फाटक खटखटाने के बाद जब सूबेदार बाहर आया तो उसने टका सा जवाब देते हुए कहा, रात के 11 बजे के बाद गुरुद्वारे का फाटक नहीं खुलता है। नियमों को मानने के लिए गुरुद्वारा कमेटी द्वारा सख्त हिदायत दी गई है। सब मुसाफिर बस में आकर बैठ गए। मैं अपने 4-5 कारोबारी साथियों के साथ दिल्ली मॉल लेने के लिए आया था। हर समस्या का समाधान होता है, इस बात पर यकीन रखते हुए मैं बस से उतरा और सुनसान पड़े गांव के अंदर बाजार में घूमने लगा। 2 शराबी शराब पीने का लुत्फ उठाते हुए एक खाली तख्त पर बैठे उल्टी सीधी बकवास कर रहे थे।
क्यों भाई, यहाँ कोई ढाबा या होटल है? मैंने थोड़ी हिम्मत करके पूछा। क्या कोई इमरजेंसी है? नशे में धुत एक शराबी ने सवाल किया। तूफान में हमारी बस फंस गई है। हम शाम को दिल्ली से चले थे, अब यहीं आधी रात हो गई है। कुछ खाने को मिल जाता तो। मैंने अपनी मजबूरी बताई। यह ढाबा है, इसे एक औरत चलाती है, मैं उसे जगाता हूँ, वह शराबी बोला। साहब, इस समय रोटी, अचार और कच्चे प्याज के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी देर में एक जवान औरत ने बिजली का बल्ब जलाते हुए कहा, ठीक है, आप रोटी और अचार ही दे दें। थोड़ी देर में बस के सभी मुसाफिरों ने रोटी, अचार और प्याज का लुत्फ उठाया। अपने पैसे देने के बाद मैंने पूछा, चाय मिलेगी क्या? जरूर मिलेगी, उस औरत ने कहा। तब तक दूसरे मुसाफिर बस में चले गए थे। चाय सुखड़ते हुए मैंने उस औरत की तरफ देखा। वह कड़क जवानी देहाती औरत थी। साहब, कुछ और चाहिए क्या? उस औरत ने अजीब सी नजरों से देखते हुए पूछा। क्या मतलब? आप आराम करना चाहो तो अंदर बिस्तर लगा है। दुकान के पिछवाड़े की ओर इशारा करते हुए उस औरत ने कहा। मैं अधेड़ उम्र का था। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा न्योता नहीं मिला था। मैं उस औरत के साथ उसके पीछे चला गया। मैं उसका इरादा समझ गया था, इसलिए वहां पहुंचकर मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके गालों को चूमते हुए उसके गोरे बदन को सहलाने लगा। फिर हम दोनों उसी बिस्तर पर लेट गए और मैंने जमकर अपनी प्यास बुझाई। फिर थक कर हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए। फिर मैं थोड़ी देर उसके साथ ऐसे ही लेटा रहा। कुछ देर बाद उठकर मैंने अपने कपड़े पहने और उस औरत से पूछा, क्या तू? जो आपकी मर्जी, उस औरत ने कपड़े पहनते हुए कहा। 500 रुपये का एक नोट। उसे थमाकर मैं बस में आ बैठा। इतनी देर बाद लौटने पर दूसरे मुसाफिर मुझे गौर से देखने लगे। पूरी रात हम सबकी उस बस में ही कटी। सुबह के 4 बजे जब बारिश बंद हुई और रास्ता साफ हुआ, तब बस देहरादून के लिए चल दी। मैंने बस स्टैंड से घर के लिए रिक्शा किया। भाड़ा चुकाने के लिए जब मैंने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला तो जेब में कुछ भी नहीं था। पैंट की जेब में से पर्स निकला, पर वह भी खाली था। हाथ में बंधी घड़ी भी नादाराद थी। मैंने पत्नी से पैसे लेकर रिक्शे का भाड़ा चुकाया। उस भोली भाली दिखती देहाती औरत ने पता नहीं कब सब पर हाथ साफ कर दिया था। जेब में 1000 रुपये थे। पर्स में 8000 रुपये और 4000 रुपये की घड़ी थी। सब के सब उसने चोरी कर लिया था। कड़क रोटियों के साथ साथ उस कड़क औरत के जिस्म का स्वाद मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। अगर दोस्तों आप लोगों को यह कहानी या इमोशनल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।